जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लग्न का ही अध्ययन कर रहे हैं और बुध ग्रह के विषय में चर्चा कर रहे हैं अलग अलग भावों के हिसाब से। उसके अंदर हम लोग राशियों को भी ले रहे, भावों को भी ले रहे, ग्रह को भी ले रहे, उसके बलाबल को भी ले रहे हैं, प्लस नक्षत्रों को भी ले रहे हैं और सम्मिलित करके उसका फल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब तक आप पूरी कुंडली की विवेचना नहीं करते, सबको नहीं देखते, तब तक कोई भी फलादेश आप बताने में समर्थ नहीं होते। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई नहीं नकार सकता। लेकिन जब सीखने के पर्पस से कोई चीज़ को हम लोग सीखना चाहते हैं तो हम लोगों को शुरू से चालू करना पड़ता है। तो आपको कारक तत्वों के बारे में जानकारी, चाहे वो भाव की हो, चाहे ग्रह की हो, चाहे नक्षत्र की हो, चाहे राशि की हो, वो सब डिटेल में मेरे पास पोस्ट किए हुए हैं। तो आपको डिटेल में जानकारी के लिए वहाँ जाके पूरी तरह सुनना पड़ेगा। अभी यहाँ पे लघु रूप में चर्चा करेंगे हम लोग और उसी के अनुसार उनको मिक्सअप करके फल जानने की कोशिश करेंगे कि बुध ग्रह अगर सप्तम स्थान में होता है किसी को तो कैसा फल देता है। तो एक चीज़ तो कभी भी प्रिडिक्शन करिए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि वो कौन से ग्रह कौन से कारकत्वों से संबंधित है, क्या दे सकता है वो आपको। क्योंकि कहीं पे भी बैठेगा, कोई भी भाव में बैठेगा तो अपने कारकत्वों का विशेष योगदान उस भाव के ऊपर वो देगा। अब बुध से संबंधित जब बात करते हैं तो बुध के बारे में एक विशेष बात ये बताई जाती है कि बुध आपकी वाणी को शोधन करता है और आपकी वाणी को रोकता भी है। दोनों ही चीज़ है। वाणी से संबंधित जितनी भी है, वाक्पटुता हो और ज्ञान से संबंधित जो व्यवहारिक ज्ञान है उससे संबंधित जो बातें हैं वो बुध के विषय में बताई जाती है। मीठा बोलना, कड़वा बोलना और बोली में आपका कैसा इफेक्ट होगा और आप किस तरह से सामने वाले को अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित करेंगे, उन सब का कारकत्व है बुध ग्रह के पास है। तो अगर सप्तम स्थान में बैठता है तो सप्तम स्थान से संबंधित आप कुछ कारकत्वों के विषय में आपको भी पता होगा कि सबसे पहले तो पत्नी का स्थान है। दूसरी जगह जाए तो ये पार्टनरशिप का स्थान है। कोई भी बिजनेस आप जब किसी पार्टनरशिप में करते हो तो उससे हम लोग कैसे देखें कि वो पार्टनर आपको धोखा देगा या नहीं देगा। शादी भी एक तरह से पार्टनरशिप ही होती है। तो उसके विषय में भी चर्चा उसी ग्रह से संबंधित जो वहाँ पे प्लेस है, जो वहाँ पे दृष्टि दे रहा है, उससे मतलब है। तो सप्तम स्थान के विषय में हमेशा यही बोला जाता है यहाँ पे सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह होने चाहिए। क्योंकि यहाँ की प्रकृति थोड़ी ठंड से कनेक्टेड है। यहाँ पे आदमी का दिमाग जितना ठंडा होगा, जितना वो बातों को समझ सकेगा, तब वो पार्टनरशिप निभेगी। कि दो आदमी परस्पर एक दूसरे को कम जानते हैं, परस्पर एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हो, फिर भी क्या उनकी पार्टनरशिप या उनकी दोस्ती निभेगी। तो ये उस समय के उस ग्रह के जो सप्तम स्थान से संबंधित है, जो उसका राशि से संबंधित हो, चाहे उस भाव से संबंधित हो, चाहे उस कारक से संबंधित हो, और वो बैठा कहाँ है और सप्तम स्थान में कौन बैठा है, उससे संबंधित बातों के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। बुध ग्रह सप्तम स्थान में बैठ के सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने स्थान से ये दूसरा है। तो यहाँ पे बिजनेस अगर कोई पार्टनरशिप में आप करते हो तो धन तो बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत खटपट आपको रहेगी। थोड़े बहुत विचारों में बुध सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह ही बोला जाता है। अगर किसी क्रूर ग्रह और पाप ग्रह की दृष्टि या उससे युति नहीं हो तो बुध का स्वतंत्र फल अच्छा ही होता है। तो अगर उनकी दृष्टि या युति नहीं है तो बुध का फल यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही होता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो ये अपनी वाक्पटुता की वजह से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से उसको सोल्व करने की क्षमता भी रखता है। तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा, मेंटली प्रिपेयर होगा। और उसके अलावा अगर वहाँ पे बुध ग्रह के साथ कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की, जैसे कि आप सब जानते हैं मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य एक दूसरे के आसपास रहते हैं, साथ रहते हैं, बहुत बार साथ होते हैं और सूर्य मोस्ट प्रोबेबली साथ होता है। तो अगर सूर्य का साथ यहाँ पे मिल जाता है तो क्रूरता बढ़ जाएगी। तो फिर पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। जनरली छठे स्थान का स्वामी अगर सातवें स्थान में जाए लग्नानुसार तो कोई इतनी अच्छी यहाँ पे बोला नहीं जा सकता। कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ पे सप्तम स्थान को ये देगा। लेकिन अपने स्थान से दूसरा होने की वजह से कुटुंब में, धन में, परिवार में
सामंजस्य बिठा के रखेगा और बहुत कुछ हद तक झगड़े फसाद से दूर रह के उसको ठंडा करके कोई भी चीज़ को अपनी वाणी की वजह से हो चाहे अपने दिमाग की वजह से हो मैनेज करके रखने का कोशिश करेगा। मैनेजमेंट में सबसे बड़ा गुरु बुध होता है। अब सप्तम स्थान की जब बात है तो सप्तम स्थान के कारक स्वामी को भी समझना पड़ेगा। अगर स्त्री की कुंडली है तो वहाँ पे गुरु कारक, अगर पुरुष की कुंडली है तो सप्तम स्थान का शुक्र कारक है। तो आप उसके अनुसार उन कारकों के स्वामियों को जरूर देखें कि अगर सपोज ये आपकी कुंडली है, किसी मेल की कुंडली है, तो आप ये देखिए कि गुरु का प्लेसमेंट कहाँ है और गुरु की कोई दृष्टि बुध पे आ रही है तब तो बहुत अच्छा है। वैसे ही अगर फीमेल की कुंडली है, शुक्र की दृष्टि आ रही है और शुक्र का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है, तब उसके फलों में बढ़ोतरी होगी और फल भी अच्छा मिलेगा। अब सप्तम स्थान जैसे आपके विषम राशि हो गई तो विषम राशि के हिसाब से 6 अंश तक कोई भी ग्रह होगा विषम राशि में, 6 अंश तक वो बालक अवस्था में रहेगा, 12 अंश तक कुमार अवस्था में रहेगा, 18 अंश तक युवा अवस्था में रहेगा, 24 अंश तक वृद्ध अवस्था में रहेगा और 30 अंश तक मृत अवस्था में रहेगा। तो बालक और मृत की जो अवस्था है उसमें जो बल मिलता है ग्रह को, वो आप ये समझिए कि पूर्ण बल से 25% बल ही उसके अंदर रहेगा और उसी के अनुसार वो आपको फल देगा। कुमार और वृद्ध वो 50% के आसपास आपको फल देगा, लेकिन युवा अवस्था का ग्रह आपको पूर्ण बल की वजह से पूर्ण फल अपने कारकत्वों का, अपनी राशियों का वो प्रदान करेगा। सप्तम स्थान में बुध यहाँ पे बैठता है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पंचम होता है, अपनी दूसरी राशि से वो पंचम होता है और यहाँ से उसकी अपनी राशि 7 8 9 नवम होती है। तो इस स्थान को विशेष बल देगा, मतलब भाई बहनों से रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, भाई बहनों से उसका ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी और यहाँ से पंचम होने की वजह से उसके लिए मतलब ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कुछ न कुछ फायदा बुध ग्रह यहाँ पे आपको देगा। मतलब उसी विद्या बुद्धि और ज्ञान की वजह से आप इस स्थान के जो तकलीफ है बुध ग्रह बैठने की वजह से, क्योंकि ये 6ठे स्थान का भी स्वामी है, तो यहाँ पे बैठने की वजह से जो तकलीफ है वो अपने पराक्रम और अपने ज्ञान की वजह से उसको कुछ न कुछ कमी ये जरूर करेगा, बशर्ते आपके कोई क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि या युति इसके साथ नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं। नक्षत्रों में देखिए चित्रा का तीसरा और चौथा चरण मतलब 6.40 डिग्री तक बुध अगर तुला राशि में है 6.40 डिग्री तक तो वो चित्रा नक्षत्र में रहेगा। और चित्रा नक्षत्र के विषय में जैसे मैंने बताया हुआ है, इंजीनियर, क्लर्क, सर्जन, वास्तु निर्माण और उसका खुद का नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, अच्छी का मतलब ये नहीं है कि मंगल इनको पूर्ण दृष्टि से अगर देखे या मंगल लगन में हो तो फिर ये यहाँ पे नुकसान करेगा, क्योंकि बुध का पावर बहुत बढ़ जाएगा। तो बुध क्या है, एक ज्ञान एक लेवल तक ठीक होता है, लेकिन लेवल जब सीमा क्रॉस हो जाता है और सामने वाले को जब ये एहसास हो जाता है कि उसको नज़र नीची करनी पड़े आपके सामने, तो वो भी एक दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो आपसे दूर रहने का कोशिश करेगा। बुध आपको व्यवहारिक ज्ञान देता है, लेकिन कई बार मंगल की उग्रता की वजह से आप उस ज्ञान को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाला अपने आप को बहुत डाउन समझ लेता है, फिर वो दुश्मनी क्रिएट हो जाएगी। वो सामने से अगर दुश्मनी नहीं निकालेगा तो पीछे से दुश्मनी निकालेगा। तो वैसा कुछ अगर बुध मंगल का कोई दृष्टि नहीं है यहाँ पे और मंगल का कोई युति भी बुध के साथ नहीं है, तब फिर ये चित्रा नक्षत्र में अच्छा फल देगा, क्योंकि मंगल आपके लगन का स्वामी है और मंगल लगन का स्वामी होने की वजह से चित्रा नक्षत्र में बुध बहुत कुछ सप्तम स्थान के लिए अच्छा ही करेगा चित्रा नक्षत्र में होने से। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, मतलब 6.40 से में 13.20 और जोड़ने से 20 डिग्री तक, 6.40 से लेके 20 डिग्री तक अगर बुध तुला राशि में है तो स्वाति नक्षत्र में होगा। तो स्वाति नक्षत्र का स्वामित्व जो है वो राहु देव को। अब राहु देव की एक तो सिचुएशन देखिए आपकी जन्मपत्री में वो कहाँ प्लेस है, कोई दृष्टि युति तो राहु देव की नहीं है। अगर दृष्टि युति है तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे, और अगर दृष्टि युति नहीं है और कोई
कहीं से भी कोई राहु देव का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ रहा है। तो स्वाति नक्षत्र के थोड़े से कारकत्वों की मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे आपको बिजनेस से संबंधित, वो भी जो भूगर्भ से जो पदार्थ पैदा होते हैं, पेट्रोल वगैरह, या जमीन से जो संपदा निकलती है, कृषि हो, कृषि भंडार हो, या फिर पशु पक्षी, घोड़े, वाहन, ये सब के कारकत्व स्वाति नक्षत्र के पास है। तो स्वाति नक्षत्र मोस्ट प्रोबली नेचुरलिटी से जो चीजें आपको मिलती है उसके कारकत्व स्वाति नक्षत्र के पास होते हैं। तो अगर राहु का कोई दृष्टि नहीं है तो आपका व्यापार इससे संबंधित हो सकता है। और राहु अगर सपोज आपके अच्छे स्थानों में हो, 11 में हो, 3 में हो, 6 में हो, या कुछ हद तक 10 में हो, तो फिर राहुदेव का फल यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि राहुदेव को आप एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, राहु ग्रह जिस राशि पे बैठता है उसके स्वामी के फल को अंगीकार करता है, प्लस जहाँ उसके नक्षत्र है उन नक्षत्रों पे भी उनका कुछ न कुछ इफेक्ट राहु का जरूर रहता है। और राहु के विषय में एक खास बात है कि बुध के साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। उसका कारण है बुध में बुद्धि का भंडार है। और राहु देव अगर गलत ट्यूनिंग के साथ बैठे, गलत दृष्टि के साथ बैठे, और किसी का दृष्टि अगर राहु के ऊपर गलत हो तो फिर वो बुद्धि को भ्रम में डाल देता है। मतलब आप सोच कुछ रहे हैं अच्छा, और भ्रम की वजह से आप कुछ गलत स्टेप ले जाए। कई बार होता है हम लोगों के साथ ऐसा कि हम लोग करना तो कुछ और चाहते हैं, सोच के जाते हैं घर से या ऑफिस से कि ये करना है, लेकिन जब करने का जब टाइम आता है तो जस्ट उससे अपोजिट कर देते हैं। तो ये राहु का भ्रम है। वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भ्रम से हमेशा दूर रहिए। कोई भी फैसला ले अचानक नहीं ले, लेकिन राहु हमेशा हर काम अचानक करवाता है। तो अगर पार्टनरशिप में कोई जुआ सट्टा से संबंधित कोई काम है, या और कोई ऐसा काम है जिसमें तुरंत फायदा हो, तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। राहु की कंडीशन भी आपको देखनी है, और साथ में आपको शुक्र की कंडीशन भी देखनी है, क्योंकि तुला राशि का स्वामित्व भी शुक्र के पास है। तब आपको बुध का फल जानने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभ्यास बहुत जरूरी है ज्योतिष में। केवल लिखी पढ़ी बातों के ऊपर चल के प्रिडिक्शन करना बहुत गलत है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और आप लिखे हुए को, मेरा ये सब पाठ देने का मेरा कारण भी यही था कि सबको सम्मिलित करके बताया जाए। तो उससे क्या होता है, सुनने वाले का भी दिमाग शार्प होता है और उसको कुछ अलग भी समझ में आता है। क्योंकि पुस्तकों में हम लोग केवल एक भाव के ऊपर पाठ पढ़ते हैं, या फिर एक राशि के ऊपर पाठ पढ़ते हैं, लेकिन सम्मिलित करके पाठ नहीं बताया जाता है। और मैं इसीलिए मेरा जोर यही रहता है कि कारकों को समझे, भावों को समझे, आप नक्षत्रों को समझे, राशियों को समझे। इसीलिए मैं कभी भी राजयोग हो, कोई दुर्योग हो, ये सब की चर्चा नहीं करता। न कोई उच्च ग्रह है, नीच ग्रह है, ये सब की मैं चर्चा करता हूँ। क्योंकि जब हम लोग कारकों को सब अच्छी तरह से समझ गए, नक्षत्रों को अच्छी तरह से समझ गए, तो बाकी योग दुर्योग कोई मतलब नहीं रखता है। फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस ग्रह का इस स्थिति में प्लेस होने से कैसा फल होगा। हालांकि बहुत कुछ वैदिक ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट इतना आसानी से समझ में आ जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अभ्यास में रहते हैं, अभ्यास करते हैं और सीरियसली इसको अपना हॉबी बनाते हैं, अपनी पसंद बनाते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं इसमें। और जो आदमी वैदिक ज्योतिष में अच्छा नॉलेज रखता है, उसके लिए बाकी ज्ञान, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे और कोई शरीर लक्षण के अनुसार ज्योतिष बताना हो, या जेमिनी ज्योतिष हो, ये सब इसी के छोटे छोटे डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ा जो मेन यूनिवर्सिटी है वो वैदिक ज्योतिष है। जो आदमी वैदिक ज्योतिष जानता है वो इन सब को बहुत आसानी से समझ सकता है। से लाल किताब तो पूरी तरह ही आपके काल पुरुष कुंडली के ऊपर ही आधारित है। यवन ज्योतिष है तो वो सूर्य के ऊपर आधारित है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है वो वैदिक ज्योतिष ही है। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा भी अपने दिमाग को परेशान करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, आपका दिमाग का जो क्षमता है ना, बहुत ज़बरदस्त होगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको आप अभ्यास की वजह से समझ सकते हैं, या मैंने इस लाइन में स्ट्रगल किए या पढ़ाई की है उसकी वजह से समझ सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। फिर आता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा 3 चरण आएंगे। मतलब 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक
अगर बुध ग्रह सप्तम स्थान में रहते हैं तो विशाखा नक्षत्र में होंगे और विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व गुरु के पास है। अब यहाँ पे सब चीज भूल जाइए आप एक चीज तो गांठ बांध के रख लीजिए कि विशाखा 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर बुध है तो बुध देव यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। केवल शर्त इतनी है कहीं से भी गुरु की दृष्टि यहाँ होनी चाहिए, युति हो बहुत अच्छी है। और गुरु की दृष्टि अगर पड़ गई यहाँ पे तो आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ पार्टनर या आपका पार्टनरशिप का बिजनेस पूरी बुलंदियों पे जाएगा और आपकी लाइफ पार्टनर भी आपके हर काम में आपके साथ रहेगी। क्योंकि व्यवसाय के क्षेत्र में हो या आप दालों का दाल वगैरह का जो बिजनेस है वो हो, नृत्य संगीत से संबंधित हो, धन संग्रह से संबंधित हो, ये सब कारकत्व विशाखा नक्षत्र के अधीन आते हैं। और विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व जब गुरु को मिलता है और गुरु का सप्तम स्थान का कारकत्व मेल के लिए गुरु के पास है और गुरु की दृष्टि अगर पड़ती है तो ये सब चीज़ों का बिजनेस भी हो सकता है। आपकी लाइफ पार्टनर बहुत ज्ञानी और बहुत उच्च कुल की हो सकती है। यहाँ पे अगर बुध और सूर्य की भी युति हो, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, बुध और सूर्य की भी युति अगर विशाखा नक्षत्र में होती है और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो आपकी शादी आपसे बहुत उच्च कुल में होगी, ये मान के चलिए आप। अब अगर हम लोग पाठों का अध्ययन करें या YouTube में भी सुने तो इस तरह से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना। अभ्यास, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक आप नक्षत्रों को समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। केवल लिखा हुआ पढ़ के अगर हम लोग उसका प्रिडिक्शन कर दें तो जिस ज्ञान को आप ग्रहण करना चाहते हैं उसके साथ भी गलत होगा और जिसको बता रहे हैं उसके साथ तो गलत होना ही होना है। उसको तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि स्वाति और चित्रा नक्षत्र में कुछ प्रॉब्लम बुध का हो सकता है, विशाखा नक्षत्र में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर गुरुदेव की दृष्टि हो जाए तो फिर प्रॉब्लम तो आप भूल जाइए, आप ये सोचिए कि कितना अच्छा हो सकता है। बाकी ग्रह भी अगर कुंडली में सपोर्ट करें तो फिर तो कहना ही क्या, वो मतलब सब राजयोगों से परे योग हो जाएगा। तो आशा है मित्रों पाठ आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी कमेंट हो आप चैनल में कमेंट कीजिए। 100% आंसर देने की अभी तक की वही चीज़ चल रही है मेरी, और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि आपके सवालों का आंसर दिया जाए। हाँ, अगर ऐसा कोई सवाल आता है जिसको मैं कुछ शब्दों के द्वारा आंसर नहीं दे सकता तो मेरी कोशिश रहेगी उसके ऊपर आपको वीडियो बना के पोस्ट किया जाए। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।